नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विषय की कक्षा 12 की प्रथम अध्याय मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताओं पर चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय को हम 3 भागों में चर्चा करेंगे। आज हम बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं। बुद्धि मनोविज्ञान में सर्वाधिक अध्ययन किए जाने वाले विषयों में से एक है। बुद्धि हमेशा से हमें आकर्षित करती रही है। हम बुद्धि के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान के प्रारंभिक दौर और उस प्रारंभिक दौर से लेकर आज तक बुद्धि के स्वरूप तथा उसके निर्धारकों को समझने और बुद्धि के मापन हेतु निरंतर प्रयास जारी है। चलिए एक बार स्वयं से पूछकर देखिए कि बुद्धि है क्या? क्या बुद्धि सीखने की क्षमता है? क्या यह समायोजन की क्षमता है? क्या यह गणित करने संबंधी कुशलता है? क्या यह भाषा संबंधी कुशलता है? क्या यह तर्क करने की क्षमता है? क्या यह हाजिर जवाबी है? एक दूसरे ढंग से हम सवाल कर सकते हैं, क्या यह एक योग्यता है या फिर योग्यता बहुत सारी योग्यताओं का एक समुच्चय है? इन प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए कल्पना करते हैं। एक व्यक्ति गणित में निपुण है लेकिन भाषा में औसत है। एक व्यक्ति भाषा में निपुण है किंतु गणित में औसत है। एक व्यक्ति गणित और भाषा दोनों में ही निपुण है लेकिन सामाजिक समायोजन में कमजोर है। क्या लगता है आपको? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है आपको कौन सा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है? कुछ परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। गाल्टन कहते हैं बुद्धि विभेद करने और चुनाव करने की क्षमता है। जैसे कि बहुत छोटे स्तर पर देखा जाए तो छोटे और बड़े में भेद करना, थोड़ा सा और उच्च स्तर पर देखा जाए तो अच्छे और बुरे में भेद करना, क्या मेरे लिए हितकर है और क्या मेरे लिए हानिकारक है इसमें भेद करना और उसके अनुसार ही चुनाव करना, यह है बुद्धि में विभेद करना और चुनाव करने की क्षमता। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने और जानने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। वैश्लर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में बुद्धि मापन हेतु सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला परीक्षण बनाया है। वैश्लर बुद्धि को एक समग्र योग्यता के रूप में देखते हैं। वह देखते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार और वातावरण के साथ प्रभावकारी संबंध स्थापित करने की क्षमता है। चलिए इन परिभाषाओं के आधार पर जो भी बुद्धि के बारे में आपकी समझ बनी है उसको आधार बनाते हुए अपने आसपास के 3 व्यक्तियों को चुनिए या फिर अपने 3 सहपाठियों की चुन लीजिए या फिर किन्हीं 3 प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में सोचिए और सोचिए कि ऐसे उनके कौन से गुण हैं या ऐसे कौन सी उनकी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर आप उन्हें बुद्धिमान व्यक्ति कह पा रहे हैं। या देखिए कि क्या उनमें बुद्धि की कमी है या बुद्धि में किस तरह से उनमें अंतर है। जब आप इनको देखेंगे तो आपको आगे आवश्यकता महसूस होगी कि बुद्धि के बारे में कुछ और जाना जाए, कुछ और समझा जाए। मैं सबसे पहले आपको सारे सिद्धांतों के नाम एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है, दूसरा द्विकारक सिद्धांत है, तीसरा प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत है, फिर उसके बाद पदानुक्रमिक सिद्धांत है, फिर उसके बाद बुद्धि संरचना मॉडल है, फिर उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत है, फिर उसके बाद त्रिचापीय सिद्धांत है और आखिरी में हम लोग बात करेंगे योजना अवधान भाव प्रबोधन सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल की। सबसे पहले बात करते हैं एक कारक सिद्धांत की। प्रारंभिक दौर से देखा जाए तो जब अल्फ्रेड बिने जो कि फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, उनको ये कहा गया फ्रांस की सरकार के द्वारा कि कुछ बुद्धि परीक्षण बनाइए ताकि उच्च बुद्धि वाले बच्चों और ऐसे बच्चे जो कि धीमी गति से सीख रहे हैं उनमें अंतर किया जा सके। तब बिने ने अपना परीक्षण, पहला बुद्धि परीक्षण बनाया और बिने ने अपना एक सिद्धांत दिया और बिने का मानना था कि बुद्धि
एक तरह का कारक है, कुछ योग्यताओं का समुच्चय है और वो एक तरह की योग्यता है जो कि हमें मदद करती है एक या अधिक समस्या समाधान हेतु। जब बिने के सिद्धांत को आगे उनके ही परीक्षण के साथ लोगों ने मिलाकर देखा तो कई तरह के विवाद सामने आए और उन विवादों के बाद स्पीयरमैन ने एक नया सिद्धांत दिया जिसको द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि दो तरह की होती है, बुद्धि में दो कारक होते हैं, साकारक और विकारक। साकारक से तात्पर्य है सामान्य कारक से। स्पीयरमैन कहते हैं कि सामान्य कारक हम सभी में होता है, हम सभी लोगों के अंदर बुद्धि की कुछ सामान्य फैक्टर्स हैं, सामान्य कारक हैं जो हमें सभी कार्य करने में थोड़ा थोड़ा करके मदद करते हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट कारक विशिष्ट तरह के कार्यों को करने के लिए होते हैं, जैसे कि गणित संबंधी योग्यता या फिर संगीत संबंधी योग्यता। तो स्पीयरमैन के इस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद थर्स्टन ने एक और सिद्धांत दिया जिसको प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत कहा जाता है। 7 तरह की मानसिक योग्यताएं हैं, उनकी हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा वाचिक बोध। वाचिक बोध शब्दों या विचारों के अर्थ को समझने से संबंधित होता है। दूसरी योग्यता के लिए उन्होंने कहा संख्यात्मक योग्यता, जो कि संख्या और संख्या के अभिकल्प से संबंधित होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दैशिक संबंध, स्पैटियल रिलेशन। इसका मतलब प्रतिरूपों के मानस प्रत्यक्षीकरण से होता है कि हम किसी प्रतिरूप को किस तरह से मन में उसका छवि तैयार करते हैं। अगली योग्यता के बारे में उन्होंने कहा प्रात्यक्षिक गति। हम वस्तुओं को, घटनाओं को कितनी गति के साथ हम देख सकते हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं। अगली तरह की योग्यता है शब्द प्रवाह। यह इस बात से संबंधित है कि हम अपने शब्दों का उपयोग कितनी कुशलता के साथ कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगली बात है स्मृति। हम कितनी सामग्री को अपने स्मृति के भंडार में सुरक्षित रख पाते हैं। अगली योग्यता के बारे में उन्होंने कहा है आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क का मतलब है कुछ हमारे पास तथ्य हैं, उन तथ्यों से हम एक नियम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक तोता हरे रंग का है, दूसरा तोता हमने हरे रंग का देखा, तीसरा तोता हमने हरे रंग का देखा, चौथा तोता हमने हरे रंग का देखा और हमने एक नियम बनाया कि तोते हरे रंग के होते हैं। इस तरह की योग्यता को आगमनात्मक तर्क कहा गया है। बुद्धि का अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक मॉडल। इस मॉडल को अर्थर जेन्सन ने दिया था। अर्थर जेन्सन कहते हैं कि बुद्धि के 2 अलग अलग स्तर होते हैं, उनकी एक हायरार्की होती है, एक दूसरे से ऊपर के स्तर होते हैं। पहले स्तर पर अर्थर जेन्सन कहते हैं कि सहचर्यात्मक अधिगम ही घटित हो पाता है, जिसमें व्यक्ति 2 वस्तुओं या 2 घटनाओं या 2 व्यक्तियों के बीच में सहचर्य स्थापित कर पाता है। आगत और निर्गत लगभग समान होते हैं। जो सूचना का इनपुट आ रहा है उतना ही लगभग वह आउटपुट निर्गत कर पाता है। इसका एक सीधा उदाहरण है रट कर याद करना। इससे आगे के स्तर पर अर्थर जेन्सन कहते हैं द्वितीय स्तर, जो कि एक हायर लेवल है, उच्च स्तरीय कौशल के बारे में चर्चा करता है। इसमें इनपुट आगत जो है जब निर्गत के रूप में जाता है तो वह परिवर्तित होकर, संशोधित होकर, संश्लेषित होकर आगे बढ़ता है और गुणात्मक रूप से वह उन्नत होकर आगे प्रकट होता है। बुद्धि का अगला मॉडल है बुद्धि संरचना मॉडल। इस मॉडल को जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। इस मॉडल को बहुकारक मॉडल या त्रिविमीय मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल को आप चित्र में देखेंगे यदि, तो एक घन के समान संरचना की गई है। यदि आप यहाँ पर देखें तो त्रिआयामी 3 विमाओं पर चर्चा की गई है। पहला ये एक विमा ली गई है, एक ये विमा ले सकते हैं और एक ये विमा ले सकते हैं। तो पहली विमा संक्रियात्मक विमा है। इसके अंतर्गत बुद्धि की संक्रियाएं जैसे कि संज्ञान, स्मृति, अभिलेखन,
स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पाद, अभिसारी उत्पाद तथा मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहली बीमा है संक्रियाएं। संक्रियाओं के अंतर्गत बुद्धि की कुछ संक्रियाओं की चर्चा की जाती है, जैसे कि संज्ञान, जैसे स्मृति अभिलेखन, स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन तथा मूल्यांकन संबंधी क्रियाएं। बुद्धि की दूसरी बीमा के बारे में कहा गया है विषय वस्तु संबंधी बीमा। इस बीमा के अंतर्गत सूचना के स्वरूप पर क्या संक्रिया हो सकती है, उन स्वरूपों की चर्चा की जाती है। तो दृश्य स्वरूप, श्रवणात्मक स्वरूप, प्रतीकात्मक स्वरूप, अर्थ विषयक स्वरूप और व्यवहारात्मक स्वरूपों की चर्चा की गई है। बुद्धि की तीसरी बीमा उत्पाद संबंधी है। गिलफर्ड ने तीसरी बीमा उत्पाद के बारे में बताया है कि इसमें सूचना की प्रक्रमण होता है, सूचना की प्रक्रिया होती है और उसका क्या स्वरूप होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण तथा निहितार्थ के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। इस तरह से हम देखें तो पहली बीमा में 6, दूसरी बीमा में 5, तीसरी बीमा में फिर से 6, तो 6 गुणित 5 गुणित 6 बराबर 180 प्रकोष्ठ तैयार होते हैं और प्रत्येक प्रकोष्ठ में कम से कम एक योग्यता या एक कारक की प्रत्याशा की जाती है। एक से अधिक विशेषताएं या एक से अधिक कारक भी संभव हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत की। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है और आज के दौर में यह बड़ा प्रचलित सिद्धांत है। गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि एक योग्यता नहीं है, बुद्धि अलग अलग तरह की योग्यताएं हैं और अलग अलग तरह के क्षेत्रों में अलग अलग तरह की स्वतंत्रता के साथ यह योग्यताएं कार्य करती हैं। जैसे पहली योग्यता भाषागत योग्यता है। भाषागत योग्यता उस तरह की योग्यता है जिसमें व्यक्ति शब्द, वाक्य और वाक्य विन्यास के साथ अपनी सृजनशीलता का उपयोग करते हुए इस क्षमता का उपयोग करता है। आप ध्यान से देखेंगे तो लेखक, कवि इस तरह की क्षमताओं में बड़े निपुण होते हैं, वो भाषागत क्षमता के धनी व्यक्ति माने जाते हैं। दूसरी क्षमता है तार्किक और गणितीय क्षमता। तार्किक और गणितीय क्षमता में तर्क संबंधी एक कथन दूसरे कथन से किस तरह से संबंधित है, उसमें क्या तर्क सन्निहित है और साथ ही साथ संख्याओं के स्वरूप, संख्याओं के प्रक्रियाएं, संख्याओं के अभिकल्प को और उनके संबंधों को समझने की योग्यता गणित संबंधी योग्यता है। अगली योग्यता दैशिक योग्यता है। इस योग्यता में दृश्य, छवि तथा प्रतिरूप निर्माण के संबंध में यह योग्यता हमें बताती है। मूर्तिकार, विमान चालक या फिर नाविक इस तरह की योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं। इस तरह की योग्यता की इन्हें अत्यधिक आवश्यकता होती है। एक बार किसी एक छवि को देखकर मूर्तिकार एक मूर्ति की रचना करता है, तो यह दैशिक क्षमता है। अगले तरह की क्षमता है संगीतात्मक क्षमता। संगीत की लय, संगीत का ताल, एक दो सुरों को एक साथ कैसे वो मिला रहे हैं, क्या उनकी पिच है, किस तरह से ध्वनि का संयोजन हो रहा है, यह सारी बातों का ध्यान इस योग्यता में व्यक्ति देता है। तो कुछ लोग होते हैं जो हो सकता है कि दैशिक योग्यता पर कम हैं, लेकिन संगीतात्मक योग्यता में ये उच्च व्यक्ति होते हैं। अगले तरह की योग्यता है शारीरिक और गति संवेदी योग्यता। इस तरह की योग्यता वाले व्यक्ति अंगलोच का उपयोग करते हैं, जैसे कि नर्तक या धावक या जिम्नास्ट। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने शरीर को अच्छी तरह से उपयोग कर पाते हैं। अगले तरह की योग्यता है अंतर्वैयक्तिक योग्यता। यह वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावना, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा को या अभिप्रेरणा को समझ पाता है। एक और अन्य तरह की योग्यता है जिसको बोलते हैं अंतःव्यक्ति योग्यता, इंट्रापर्सनल,
जिसमें व्यक्ति स्वयं की भावना, स्वयं के व्यवहार और स्वयं की अभिप्रेरणा को समझ पाता है। अगले तरह की योग्यता है प्रकृतिवादी योग्यता। पर्यावरण के प्राकृतिक पक्षों को समझ पाने की जो क्षमता है वह इस योग्यता के अंतर्गत आती है। तो हमने देखा कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत 8 तरह की विशिष्ट योग्यताओं की चर्चा की जाती है और अलग अलग तरह के व्यक्तियों में अलग अलग तरह की विशेषताएं हो सकती हैं। एक व्यक्ति में कोई एक योग्यता कम होगी और दूसरी योग्यता ज़्यादा होगी। किसी दूसरे व्यक्ति में पहले तरह की योग्यता ज़्यादा हो सकती है और दूसरे तरह की योग्यता कम हो सकती है। तो इस तरह से बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में अलग अलग तरह की योग्यताओं की चर्चा की गई है। अब हम अगले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इस सिद्धांत को स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। यह सिद्धांत बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत कहलाता है, ट्रायआर्किक थ्योरी कहलाती है यह सिद्धांत आज के दौर का बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें बुद्धि की 3 तरह के उप सिद्धांत दिए गए हैं। 3 तरह के बुद्धियों की चर्चा की गई है। तो पहली बुद्धि है घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। यह बुद्धि समस्या समाधान हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करने में हमें मदद करती है। इस बुद्धि के 3 अवयव हैं। पहला अवयव ज्ञान अर्जन से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम अधिगम एवं कार्यों की विधि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में इन 3 अलग अलग उपभागों के बारे में एक ही उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमें किचन के अंदर एक विशेष तरह की सब्जी बनानी है तो सब्जी को बनाने की विधि के बारे में हम जब ज्ञान अर्जन करते हैं तो यह ज्ञान अर्जन उपभाग के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा उपभाग है अधिघटक या उच्च स्तरीय घटक। अंग्रेजी में इसको मेटा कंपोनेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह तय किया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है, उसकी योजना बनाई जाती है। मैंने अधिगम में क्या सीखा है, उस अधिगम की सामग्री का अब मैंने कैसे उपयोग करना है। यदि मुझे किचन में जाकर सब्जी बनानी है तो मैंने पहले ज्ञानार्जन के स्तर पर विधि की जानकारी ले ली, लेकिन अब मुझे यह मालूम है कि मुझे अलग अलग तरह की सामग्रियों की आवश्यकता होगी और उस सामग्री के साथ मुझे क्या करना है। तो दूसरे घटक के अंतर्गत हम योजना तैयार करते हैं। तीसरे घटक के अंतर्गत उस तरह की योग्यता की बात की गई है कि जब हम सीखे हुए कार्य को योजना बनाकर फिर उस कार्य का वास्तविक रूप से निष्पादन करते हैं। इस घटक को निष्पादन घटक कहा गया है। या हम यूं कहें कि जब हम सीख जाते हैं कुछ और उसके बाद योजना बनाकर किसी समस्या का समाधान करते हैं। दूसरे तरह की बुद्धि अनुभाविक बुद्धि कही गई है। इस बुद्धि के अंतर्गत हम अनुभव के आधार पर, हम पुराने विगत अनुभवों के आधार पर सूचना का संश्लेषण करते हुए नया अधिगम विकसित करते हैं, नई जानकारी विकसित करते हैं और यह योग्यता अनुभविक बुद्धि कहलाती है। पुराने अनुभव के साथ जब हम कोई नवाचार करते हैं तो हम इसके साथ साथ सृजनशीलता को भी जोड़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीसरी महत्वपूर्ण बुद्धि है सांदर्भिक बुद्धि। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग यूं कह सकते हैं कि व्यवहारिक बुद्धि भी हम इसको कह सकते हैं, या फिर कई बार इसको व्यावसायिक बुद्धि, बिजनेस इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जब एक स्थिति के अनुसार, एक संदर्भ के अनुसार आप अपनी बातचीत करते हैं या एक संदर्भ के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं तो इसको सांदर्भिक बुद्धि कहा जाता है। एक शोक भरे वातावरण में किस तरह का व्यवहार किया जा सकता है, एक हंसी खुशी वाले वातावरण में किस तरह का व्यवहार उचित होगा, एक पार्टी में किस तरह का व्यवहार उचित होगा, किस तरह की बातचीत स्वीकार होगी एक पार्टी में, उस तरह का संदर्भ लेते हुए जब हम बात कर पाते हैं तो यह माना जाता है कि हम सांदर्भिक बुद्धि के रूप में हमारी योग्यता है और हम एक उच्च सांदर्भिक बुद्धि के साथ अपना व्यवहार कर रहे हैं। हमारा अगला सिद्धांत है योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। इसको संक्षेप में
पास मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल को जेपी दास, जेक नागलेरी और किर्बी ने 1994 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं अन्योनाश्रित 3 तंत्रीय तंत्रों की क्रियाओं द्वारा संपादित होती हैं। इन 3 तंत्रों को मस्तिष्क की प्रकार्यात्मक इकाई कहा जाता है। इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है भाव प्रबोधन और अवधान। भाव प्रबोधन अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल होता है अराउजल। यह वह स्थिति है जब हम किसी एक उद्दीपक के प्रति व्यवहार करने के लिए उन्मुख होते हैं। हमारा अराउजल, हमारा भाव प्रबोधन उस ओर उन्मुख होता है। जैसे कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान खाने पीने की वस्तुओं की ओर जाता है। जब हम पिकनिक पर जाते हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान बाहर की वस्तुओं पर जाता है। जब हम खेल कूद के मैदान में होते हैं तब हम खेल गतिविधियों पर, खेल के स्पीड पर और कितने रन बन गए हैं, इस तरह की बातों पर हमारा ध्यान जाता है। सो भाव प्रबोधन और अवधान संबंधी घटक एक उपभाग है। इसके साथ साथ दूसरे तरह की प्रक्रियाएं हैं सहकालिक और अनुक्रमिक प्रक्रियाएं। सहकालिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम जब एक साथ कई उद्दीपकों की प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि रेवेंस परीक्षण में एक प्रश्न के अंतर्गत 6 विकल्पों को एक साथ देखकर उनकी प्रक्रिया करनी होती है। जबकि कुछ एक तरह की प्रक्रियाएं या कुछ एक तरह के प्रश्न या कुछ एक तरह के परीक्षण इस तरह से होते हैं कि हम पहले एक संक्रिया को करते हैं, जैसे कि अंक को जानना, फिर उसके बाद उस अंकों के आधार पर वस्तुओं को गिनना, अंकों को जोड़ना, अंकों को घटाना या अंक संबंधी और आगे की प्रक्रियाएं। तो बुद्धि में दोनों तरह की प्रक्रियाएं संभव हैं। सहकालिक भी, साइमल्टेनियस भी संभव है और सक्सेसिव भी संभव है जब हम एक के बाद दूसरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा जो भाग है वह है योजना से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम किसी कार्य करने की योजना बनाते हैं। दास तथा नागलेरी ने अपने इस सिद्धांत पर आधारित एक परीक्षण माला भी विकसित की है, जिसे कि संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने आज बुद्धि के कुछ सिद्धांतों के बारे में जाना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या बुद्धि के कुछ और भी सिद्धांत हो सकते हैं? जरा सोच के देखिएगा। इंटरनेट पे खोजिए, मनोविज्ञान की कुछ दूसरी पुस्तकों में खोजिए, आपको कुछ और सिद्धांत भी मिलेंगे जो बुद्धि की अलग तरह से व्याख्या करेंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या बुद्धि के बारे में अभी तक विकसित सिद्धांत बुद्धि की सही व्याख्या कर पा रहे हैं? यदि हाँ, तो भी अपना मत व्यक्त कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि इन सिद्धांतों से अलग कुछ और भी चर्चा की जा सकती है, तो उसको भी अपना मत व्यक्त कीजिएगा, कुछ अपना नोट्स बनाइएगा इस बारे में। तो आज हमने बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा की है, और किन किन सिद्धांतों की हमने चर्चा की है उनको एक बार संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने एक कारक सिद्धांत की चर्चा की, द्विकारक सिद्धांत की हमने चर्चा की, पदानुक्रमिक मॉडल की चर्चा की, बुद्धि के प्राथमिक योग्यताओं की चर्चा की, हमने बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा की जो कि गार्डनर का बड़ा फेमस सिद्धांत है, और उसके बाद हमने बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत की चर्चा की, और हमने दास और नागलेरी के मॉडल की चर्चा की। तो आज हमने बुद्धि के कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है, बुद्धि के कुछ सिद्धांतों को जानने का प्रयास किया है। इन सिद्धांतों की एक एक करके मैं पुनः संक्षेप में बात कर लेता हूँ। पहला सिद्धांत हमने बिने द्वारा दिया गया एक कारक सिद्धांत को समझा। फिर उसके बाद हमने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात की है। इसके बाद हमने प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत को समझने का प्रयास किया था, जो कि थर्स्टन के द्वारा दिया गया।
इसके उपरांत हमने पदानुक्रमिक मॉडल, आर्थर जेनसन का मॉडल है यह, इसके बारे में जाना और समझा। फिर हम बुद्धि संरचना मॉडल जो कि जेपी गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, इस मॉडल पे हमने बात की। फिर गार्डनर के सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत पर हमने बात की और जाना कि बहुत अलग अलग तरह की बुद्धियाँ होती हैं। फिर बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत को समझने का प्रयास किया और जिसके अंतर्गत 3 उप सिद्धांतों की चर्चा की हमने। और सबसे आखिर में योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल की, जिसको हम पास मॉडल भी कहा जाता है, उसके बारे में हमने जाना। यहाँ पर हम आज की बात को समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करेंगे और बुद्धि का परीक्षण किस तरह से किया जाता है उसकी बात करेंगे। नमस्कार।